भाई साहब, ये आरबीआई ने क्या कर दिया? स्टॉक मार्केट क्रैश करा के मानेंगे क्या? हेडलाइंस और सोशल मीडिया पे हर जगह आपने देखा होगा, लेकिन हर मिस इन्फॉर्मेशन का सोल्यूशन आपको मिलता है अभिषेक भाई के चैनल पे, जहां पर आपने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को क्लिक किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या इंपैक्ट होगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे। एक लाइन में अगर मैं समझाऊं तो अब बैंक्स स्टॉक ब्रोकर्स को आधी अधूरी गारंटी पर पैसा नहीं देंगे। 100% सिक्योर्ड फंडिंग होगी। इक्विटी कोलैटरल पे 40% का हेयर कट होगा। प्रॉप ट्रेडिंग को बैंक फंडिंग पूरी तरीके से कंप्लीटली बंद हो जाएगी। एमटीएफ ऑफ और जो लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। और ये पूरा गेम बदल रहा है। और अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन या एमटीएफ इनमें से किसी भी चीज पे ट्रेड करते हो या फिर ब्रोकरेज वाले स्टॉक्स पे इन्वेस्टेड हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। कुछ भी पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा ताकि टाइमली अपडेट आपको मैं दे सकूं। देखिए, पहले सिस्टम कैसे चलता था इसको समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट का एक इनविजिबल प्लम्बिंग समझो। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था। पहले बैंक होते थे, फिर ब्रोकर होता था, फिर क्लाइंट होता था, और क्लाइंट के बाद मार्केट आता था। मार्केट मतलब कैश या एफएनओ। क्लाइंट को लगता है कि वो सिर्फ जेरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, यहां पर वो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन पीछे फंडिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। क्लाइंट एमटीएफ जब लेता है तो ब्रोकर क्लाइंट को लेवरेज देता है, उधार पे दे रहा है ना, आपके पास तो उतना पैसा है नहीं, करेक्ट। ब्रोकर खुद फंडिंग अरेंज करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये कहां से करते हैं? बैंक लोन से करते हैं, एनबीएफसी बोरोइंग से करते हैं, बॉन्ड से करते हैं, क्रेडिट लाइन से करते हैं, बैंक गारंटी से करते हैं। और यहीं पर आरबीआई ने कहीं ना कहीं ब्रेक्स लगा दी है। आरबीआई ने एग्जैक्टली किया क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले देख लो, हरी लाइट तो नहीं जल रही? चलिए, नहीं चल रही। आरबीआई ने एग्जैक्टली किया है कि 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से बैंक्स को कहा गया है कि ब्रोकर्स को लोन सिर्फ फुल्ली सिक्योर्ड देना है। दूसरा, सिर्फ प्रमोटर की पर्सनल गारंटी काम नहीं आएगी। इक्विटी कोलेटरल पर मिनिमम 40% का हेयर कट लगेगा। बैंक गारंटी के अगेंस्ट 50% कोलेटरल, जिसमें से कि 25% कैश मैंडेटरी होगा। ब्रोकर की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग को बैंक फंड बिल्कुल नहीं कर सकता है। सारी लेंडिंग, जी हां, पूरी की पूरी लेंडिंग कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लिमिट के अंदर होगी। इसका मतलब चीप लेवरेज, सिंपल तरीके से जो सस्ता लेवरेज मिल रहा था ना, जो सिस्टम में इन्फ्यूज किया गया था, उसका जमाना खत्म हो रहा है। ये क्यों किया गया, आप समझने की कोशिश कीजिए। बिकॉज अगर लास्ट 5 साल का देखें तो लास्ट 5 साल में क्या हुआ है, रिटेल का एफएनओ में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंट्राडे और वीकली ऑप्शन का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाई लेवरेज स्ट्रैटेजीज बहुत सारे लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। ब्रोकर के डिफॉल्ट, जैसे कि कार्वी वाला एपिसोड हुआ था, इससे भी कहीं ना कहीं आरबीआई सतर्क है। रिस्क मिस मैनेजमेंट ज्यादा हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट से ज्यादा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स मार्केट बन चुका है वॉल्यूम के टर्म्स में, लेकिन वॉल्यूम और स्टेबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आरबीआई को इस बात का डर है कि अगर कोई बड़ा ब्रोकर किसी कारण गिर गया, वैसे तो मेरे दिमाग में ये सवाल उठता है, कहीं क्या सही में ऐसा कुछ आशंकाएं दिख तो नहीं रही, वैसे आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताएगा। लेकिन आरबीआई को यही डर है कि कोई बड़ा ब्रोकर ना गिर जाए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा उसका, बैंक गारंटीज इन्वोक हो जाएंगी, बैंक बैलेंस शीट हीट हो जाएंगी, बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा, और उसके चक्कर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे एक रिस्क आएगा। तो आरबीआई का हमेशा से काम रहता है किसी भी इकोनॉमी में कि सिस्टमैटिक रिस्क को उनको रोकना रहता है। इसलिए उन्होंने लेवरेज पाइपलाइन को टाइट कर दिया कि भैया जो आसानी से लेवरेज घूम रहा है वो ना जा सके। अब ब्रोकर जैसे कि अपस्टॉक्स हो गया, जेरोदा हो गया, कोटक हो गया, या फिर शेर खान हो गए, जितने भी हो गए, इन पे क्या क्या असर पड़ सकता है डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला, सारे ब्रोकर्स को फंडिंग महंगी पड़ेगी, जितना भी डिनाई कर ले महंगी पड़ेगी। जब बैंक को 100% कोलैटरल चाहिए और इक्विटी को 60% वैल्यू माना जाएगा, मतलब 40% हेयर कट के हिसाब से, तो ब्रोकर के सामने लिमिट मेंटेन करने के लिए ज्यादा एसेट्स उनको प्लेज करने पड़ेंगे। पहले सस्ते में मिल जाता था, अब ज्यादा करने पड़ेंगे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इन सारी ब्रोकिंग कंपनीज की प्रेशर में होंगी, फंडिंग कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, मेरा ये मानना है कि उनके लिए मुश्किल होगी। दूसरा, लो लेवरेज ब्रोकर्स को कहीं ना कहीं एडवांटेज, जेरोधा टाइप ब्रोकर्स जो हो गए, जो ऑलरेडी थोड़े से कंजर्वेटिव खेल रहे हैं, वो वहां पर थोड़े बहुत सिक्योर्ड रह सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जितने भी कंपनीज प्रॉप ट्रेडिंग कर रही हैं, हाई लेवरेज एग्रेसिवली पुश कर रही हैं, उनके लिए भाई साहब ये बहुत ही डिसरप्टिव मूव है। कहीं ना कहीं उनके लिए नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप जानते होंगे काफी सारे बड़ी बड़ी प्रॉप फर्म्स हैं जिसमें कि ट्रेडर्स को अकाउंट्स मिलते थे और ये सारी चीजें, तो ये वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएंगी। तीसरा, जो एग्रेसिव एमटीएफ ब्रोकर्स है, लास्ट
2-3 साल में कुछ ब्रोकर्स हैं जिन्होंने अपना मेन बिजनेस ये एमटीएफ के अराउंड करा है, क्योंकि एमटीएफ का इंटरेस्ट इनकम आता है, हाई लेवरेज ट्रेडर्स बन गए उसके चक्कर में, प्रॉप डेस्क के प्रॉफिट्स होने लग गए। उनको कहीं न कहीं लेवरेज के कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, लेवरेज अगर कम करोगे तो इंटरेस्ट रेट या तो बढ़ाना पड़ेगा या खुद का कैपिटल उनको बढ़ाना पड़ेगा। तीनों प्रॉफिटेबिलिटी को कहीं न कहीं हिट होने वाला है। तो ये आप समझिए कि कैपिटल बढ़ाना अगर इतना आसान होता तो ये लोग इतना लेवरेज लेते ही क्यों? कहीं न कहीं वो जो एक एडवांटेज होता है ना, वो उनका खिसक जाएगा। अच्छा, अब इसमें ना एक और कैटेगरी ऑफ ब्रोकर्स आते हैं जो बैंक ओन्ड रहते हैं। बैंक ओन्ड कैसे हो गए? जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ हो गए, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ हो गई, कोटक सिक्योरिटीज हो गई, ये बहुत सारे हैं। आई डोंट वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक, बट जितने भी ये जो बैंक बेस्ड होते हैं, इनके पास पेरेंट बैंक बैलेंस शीट का हमेशा सपोर्ट रहता है, लेकिन कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लिमिट 40% ऑफ टायर वन कैपिटल तक ही रहता है। तो पेरेंट बैंक को डिसाइड करना होगा अपने ब्रोकर को वो कितना देना चाहेंगे और मार्केट के बाकी इकोसिस्टम को कितना कंपटीशन डायनेमिक्स को देखते हुए वो देना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बैंक बेस्ड ब्रोकर्स होंगे उनके लिए मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जो एस्टैब्लिश पुराने ब्रोकर्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एमटीएफ का क्या होगा? आप में से काफ़ी सारे लोग एमटीएफ में शेयर्स खरीद के बैठे होंगे। सब लोग यही पूछ रहे हैं, इसलिए एमटीएफ बंद नहीं हुआ है। पहले ये चीज़ क्लियर कीजिए, मार्केट में पैनिक है, एमटीएफ बंद होगा, नहीं हुआ है, लेकिन सस्ता नहीं रहेगा। समझो एग्जाम्पल, आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। पहले आप 3x का लेवरेज लेकर 3 लाख का शेयर खरीद लेते थे, ठीक है? 1 लाख था, 3x का लेवरेज 3 लाख का। अब क्या होगा? बैंक इक्विटी कोलेटरल को 60% वैल्यू मान रही है, मतलब ब्रोकर भी क्लाइंट कोलेटरल पे हेयर कट बढ़ाएगा, फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा कि पहले 1 लाख पे आप 3 लाख का सामान ले सकते थे, अब ये लेवरेज हो जाएगा 1.5x से 2x। तो क्या हो जाएगा कि अब उस 1 लाख पे आप 1.5 लाख या 2 लाख के शेयर्स ले पाएंगे। मतलब कम पैसों में आप बड़ा पोजीशन नहीं ले पाओगे, गेम आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से लेवरेज पे इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, एमटीएफ के इंटरेस्ट रेट का क्या फ्यूचर हो सकता है? तो देखो, फंडिंग महंगी हो जाएगी, कैपिटल ब्लॉक ज्यादा होगा, हेयर कट स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो या तो ब्रोकर उस मार्जिन को एब्जॉर्ब करेगा या वो आप पर इसको लगाएगा। तो लॉजिकल एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से क्या होगा कि एमटीएफ का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई 10 से 11% साल पे दे रहा है तो वो करीब करीब 14-15% कर देगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, हो सकता है इसको कुछ अलग कैलकुलेशन ये लोग करें, वो इवेंचुअली हमको देखना पड़ेगा। एलिजिबल स्टॉक्स की लिस्ट कम हो जाएगी। पहले क्या होता था कि एक बहुत बड़ा यूनिवर्स खोल के रखते थे, अब जो सिलेक्ट अच्छे स्टॉक्स होंगे जिनमें रिस्क कम है वही होंगे। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एमटीएफ लिमिटेड कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, अभिषेक कर ऑफिशियल, ओरिजिनल एक ही पेज है जिसमें 3.5 मिलियन पेज है और बाकी एक दो छोटे मेरे पेज हैं, बट फेक पेजेस बहुत है। तो उस पर मैंने एक बार अपनी कम्युनिटी पे भी डाला हुआ है कि किस प्रकार से एमटीएफ 12-12.5 लाख करोड़ का हो गया था, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में क्या एक्सपेक्टेशन देखा जा सकता है? इंट्राडे का एक्सपोजर लिमिट धीरे धीरे हो सकता है कम करें। एचएनआई हैवी बुक्स कहीं ना कहीं कम करेंगे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में वॉल्यूम की कूलिंग देखी जाएगी। वोलेटिलिटी में स्पाइक्स देखा जाएगा एडजस्टमेंट की फेज के टाइम पे, मतलब मार्च अप्रैल के आसपास। मीडियम टर्म में मार्केट ज्यादा कैश बैक्ड होगा। ऑप्शन राइटर्स को भी अब ज्यादा और कैपिटल देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आपको ऑप्शन राइट करना है, सेल करना, तो उसके लिए ज्यादा कैपिटल। चीप मार्जिन की जो फंडिंग है वो कम हो जाएगी। इंडेक्स ऑप्शंस कहीं ना कहीं डोमिनेट करेंगे। स्टॉक ऑप्शंस पे वापस लिक्विडिटी का इशू दिखेगा। और जो स्पेक्युलेटिव फ्रॉथ बना हुआ है कि भाई हर जगह कभी किसी स्टॉक को ऊपर कर दे रहे हैं, कभी नीचे कर दे रहे हैं, कभी जेन स्ट्रीट आ जा रहा है, उन सब में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। प्रॉप ट्रेडिंग पे सबसे बड़ा वार लगा है। देखो, मैंने एक चीज नोटिस करी, एक पैटर्न नोटिस करा है कि जब भी किसी भी रेगुलेटर को किसी एक इंडस्ट्री को टारगेट करना होता है तो पहले बहुत सारे न्यूज़ निकालते, फिर अचानक से बम फोड़ते, जो यहाँ पर हुआ है। बैंक्स ब्रोकर की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म नहीं पैसा दे सकते बैंक्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म को। अगर कोई ब्रोकर खुद के नाम से एफएनओ में एग्रेसिव ट्रेड करता था और बैंक लाइन यूज करता था तो अब वो अलाउड नहीं होगा, लीगल नहीं है। या तो वो पूरा अपना कैपिटल ओन करके उस पर ट्रेड करेगा या फिर उसको अपना साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। पहले 500 करोड़ में करता था, अब 200 करोड़ में। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट उनके श्रिंक होंगे, रिस्क भी इसके कारण सिस्टम में कम होगा और मार्केट थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएगा, लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू दिखेगा। ये सब लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं अच्छा है कि बुरा है, ये समझने की कोशिश की थी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो पेन होगा। हाई लेवरेज के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी चलाते थे कि सर हम 5x लेवरेज से करते थे, एमटीएफ के लेवरेज से, उनके लिए तो प्रेशर होगा। सिस्टम थोड़ा सेफ हो जाएगा। सेबी ने पहले क्लाइंट साइड लेवरेज टाइट किया था और आरबीआई ने ब्रोकर साइड की फंडिंग टाइट कर दी है। तो मैसेज क्लियर है कि आपके पास जितना कैपिटल है आप उसी से ट्रेड करो भैया। अगर आप उधार के कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो तो ना सेबी आपको पैसा देगी ना आरबीआई लेने देगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी। अब आपके लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए?
अगर अगर ध्यान से सुनिए, अगर आप एमटीएफ हैवी हो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इस वीडियो में मैं ए टू जेड इसको पूरा डिकोड करके दे दूंगा। अगर आप एमटीएफ हैवी हो तो लेवरेज की डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करना शुरू कर दो, इससे पहले कि कहीं मार्केट में कभी डिप आए और आप उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाए। उससे बेटर है प्रॉफिटेबल पोजीशन से धीरे धीरे कट ऑफ करके आप जितना होल्डिंग कैपेसिटी उतना ही करो। अगर आप एफ ट्रेडर हो तो पोजीशन साइजिंग वापस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि लेवरेज श्रिंक हो सकता है आने वाले समय पे, तो अभी से प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि वेट क्यों कर रहे हो, मई जून में वापस लेवरेज कम हो जाए, अगस्त में कम हो जाए, उससे पहले आप तैयार। अगर आप ब्रोकर के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो, किसी भी ब्रोकर वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो, तो चेक करो क्योंकि रेवेन्यू का कितना परसेंटेज एमटीएफ से आता था, कितना प्रॉप ट्रेडिंग से आता था और कितना डिलीवरी या डिस्ट्रीब्यूशन से आता था। डाइवर्सिफाइड ब्रोकर अगर है, बहुत सारी जगहों से पैसा आता है, तो वो नॉर्मल हिट के बाद भी ठीक रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम यहां पर होगी। बिगर पिक्चर, अगर एक लंबा मैक्रो पिक्चर के हिसाब से मैं देखता हूं तो इंडियन मार्केट्स का डायरेक्शन, इंडिया का कैपिटल मार्केट मैच्योर हो रहा है ग्लोबल स्केल पे। कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। बैंकिंग सिस्टम और मार्केट्स डीपली कनेक्टेड हैं और तभी आरबीआई ने एक ही चीज प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी, चीप लेवरेज को हटाने के बाद। पहले आपको क्या लगता है ये जो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए कैसे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।